नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों की बात कर ली जाए तो 18,286 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि शनिवार के मुकाबले करीब 2500 कम हैं। तो वहीं आपको बता दें कि संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की जान गई है। राजधानी में कोरोना के सक्रिय मामलों में भी आज गिरावट दर्ज की गई है। एक्टिव केस घटकर 89,819 हो गए हैं। तो वहीं पॉजिटिविटी रेट 27.87% है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। संक्रमण की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा और संक्रमण दर भी कम दर्ज की गई है। और इसी पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से कोरोना महामारी जो है वो अपना विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर जो कोरोना के आंकड़े हैं या फिर ओमिक्रॉन के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर यही आंकड़े जो है वो अब घटने शुरू हो चुके हैं। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि जो तीसरी लहर का जो खतरा था वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो भी कहीं ना कहीं काफी हद तक कम होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर लगभग कह सकते हैं 28,000 29,000 के जो आंकड़े आ रहे थे, अब वो घटकर 28,000 कह सकते हैं कुछ आंकड़े रह चुके हैं। मगर लगातार जो मरने वालों की संख्या है वो भी घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 28 लोग ही मर चुके हैं। मगर बात करें जिस पिछले कुछ दिनों की, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो कोरोना के जो आंकड़े थे वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, उनकी मुश्किलें बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और बार बार जनता से अपील की जा रही थी कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार ने जो नियम फॉलो किए थे, यानी कि वीकेंड कर्फ्यू का जो ऐलान किया गया था, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, यहाँ तक कि बाजारों के अंदर ऑड इवन लागू किया गया था, उससे कहीं ना कहीं शायद कोरोना की जो रफ्तार है वो कम होती नजर आ रही है। मगर व्यापारी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं ऑड इवन से कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नजर आ रहा है। और आज इसी को लेकर आज दिल्ली के जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं काली पट्टी बांधकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करने वाले। मगर देखना होगा कि इस तरीके के प्रदर्शन से कितना फर्क पड़ेगा। मगर सरकार जो है वो, यानी दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाने के लिए ही इस तरीके के कदम उठाती नजर आ रही है। जी राजीव, देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कदम उठाए थे, कड़े नियम लगाए थे, लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया था, तो ये जो कोरोना के आंकड़ों में कमी आ रही है, क्या उसी का असर है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कुछ सख्ती जरूर की थी, चाहे वो ऑड इवन को लेकर हो, मार्केटों के अंदर ऑड इवन करने को लेकर हो, होटलों के अंदर खाना ना खाने की अनुमति दी गई हो, रेस्टोरेंट में इसी तरीके की सख्ती की गई है, बाजारों के अंदर ऑड इवन लागू किया गया, लोगों को मास्क लगाने के लिए अपील की गई, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए अपील की गई। शायद ये जो आंकड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं ये उसी का असर नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंकड़े घटे हैं उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें जरूर कम हुई है। मगर यहाँ पर बात करें अस्पतालों की सुविधाओं की, अस्पतालों के अंदर तमाम सुविधाएं अभी दिल्ली सरकार की तरफ से मौजूद है। और दिल्ली सरकार खुद कहती हुई नजर आ रही है कि लगभग हमारे पास 80% के करीब बेड जो है वो दिल्ली के अस्पतालों के अंदर खाली पड़े हुए हैं। यानी कि अभी कहें तो स्थिति कंट्रोल में होती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें और राज्यों की, तो वहां पर कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बार बार केंद्र सरकार या राज्य सरकार है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं ये कहती नजर आ रही है कि जनता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रही है। मगर उन जगहों पर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकारों को और कदम उठाना चाहिए और सख्ती करनी चाहिए, ताकि लोग बाग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना के रखें। मगर यहाँ पर बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन की जो प्रक्रिया दिल्ली से केंद्र सरकार के द्वारा जो अपनाई गई है, यानी 15 साल से बड़े बच्चों के लिए कहीं ना कहीं वैक्सीन की डोज दी जा रही है, जो कोरोना योद्धा है उनके लिए बूस्टर डोज दी जा रही है, 60 साल से ऊपर के लोग हैं जो उनके लिए बूस्टर डोज दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं शायद उसी का असर है जो दिल्ली के अंदर आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं। जी देखिए राजीव, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने मोर्चा संभाला है सच में काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ों में कमी आई है वो कहीं ना कहीं एक अंदेशा जताया जा रहा है कि अब कोरोना के आंकड़े कम होते जाएंगे और दिल्ली जो पहले से दिल्ली थी, खुली हुई दिल्ली थी, खुली हवा में सांस लेने वाली दिल्ली थी, वो फिर से दिल्ली बन जाएगी। क्योंकि दिल्ली के ऊपर लगातार खतरे मंडराते रहते हैं। जिस तरीके से पॉल्यूशन की बात कर ली जाए, कोरोना की बात कर ली जाए या ट्रैफिक व्यवस्था को बात कर ली जाए, तो अब कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को खुली में सांस लेने की आज़ादी जैसे आसार दिख रहे हैं क्या?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएँगे, अगर जनता मास्क लगाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहेगी। हम्म। शायद वही असर देखने को मिल रहा है, जनता ने मास्क भी लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाई है हम्म। और यहाँ तक कि बाज़ारों के अंदर ऑड इवन भी हम्म। लागू हुआ है, तो कहीं न कहीं उससे भी कहीं न कहीं फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसी की वजह से शायद पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं, वो लगभग हम्म। 18,000 के करीब आए हैं। मगर सीधे-सीधे कहें तो मरने वालों की संख्या भी अब वो भी घटती हुई नज़र आ रही है और दिल्ली सरकार बार-बार कह रही है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएँगे, मगर कर लोग बाग जो अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, या तो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं न कहीं स्थिति कहीं न कहीं कंट्रोल होती नज़र हम्म। आएगी और वही स्थिति अब कंट्रोल होती नज़र आ रही है और दिल्ली सरकार को कहीं न कहीं राहत भरी साँस भी ली जा रही है। मगर हम्म। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर सख्ती ज़रूर की थी, उससे कहीं न कहीं लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश की गई थी, वही स्थिति अब कंट्रोल होती नज़र आ रही है और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से आंकड़े घट रहे हैं, शायद हम्म। उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि मास्क से भी कहीं न कहीं छुटकारा मिल सकता है। हम्म। जी। राजीव, अगर आंकड़े इसी तरीके से कम होते रहे तो कितना समय लगेगा दिल्ली को रिकवर करने में, और लोगों का क्या कुछ मिजाज देखने को मिल रहा है इसमें? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर जिस तरीके से आंकड़े घट रहे हैं, उससे कहीं न कहीं अनुमान ये लगाया रहा है कि जनवरी लास्ट यानी कि 15 दिनों के अंदर लगभग कह सकते हैं, आंकड़े बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटते हुए नज़र आएँगे और हम्म। यही अगर आंकड़े घटते नज़र आते हैं, तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को कहें और दिल्ली की जनता को कहें, हम्म। दोनों को कहीं न कहीं राहत भरी साँस लीजिए मिलेगी और कहीं न कहीं जो बाज़ारों के अंदर जो व्यापार नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी कहीं न कहीं राहत भरी साँस होगी। मगर व्यापारी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली के अंदर कंट्रोल हो कोरोना हम्म। और कहीं न कहीं जो ओमिक्रॉन की रफ्तार है, वो भी कंट्रोल होते नज़र आए हम्म। और ताकि जो उनका सुचारू रूप से व्यापार है, वो कहीं न कहीं दोबारा से पटरी पर आता नज़र आए। मगर हम्म। दिल्ली सरकार के लिए भी यही कोशिश करती नज़र आ रही है कि हम्म। लोगों की जो दिनचर्या है, दोबारा से पटरी पर आए और जनता भी यही चाहती है। मगर जिस तरीके से जल्दी इसको कवर कर लिया जाएगा, यानी कि जो आंकड़े हैं, उसको कम कर दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं काफ़ी हद तक हम्म। राहत भरी सांस ज़रूर मिलेगी। ली। राजीव, जिस तरीके से डीडीएमए की बैठकें का दौर लगातार जारी है, जब से ही कोरोना के आंकड़े बढ़ते रहे, जिस तरीके से डीडीएमए ने मोर्चा संभाला, डीडीएमए की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी जिस तरीके से मोर्चा संभाला गया, तो डीडीएमए की अब क्या अहम भूमिका होगी? क्या जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिस तरीके से बार और क्लब बंद किए गए हैं, तो अब इन पर क्या छूट दे दी जाएगी जल्दी? कुछ ऐसे आसार नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर भी व्यापारी वर्ग है और वो काफी नाराज नजर आ रहा होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के व्यापारियों की, तो व्यापारी ज़रूर नाराज़ है और कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं कि जो उनकी अर्थव्यवस्था है, वो पटरी पर आए। मगर हम्म। दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है और पिछले कुछ दिनों के अंदर डीडीएमए की तरफ से लगातार बैठकें की गई थी और अब वीकेंड्स कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। दूसरा वीकेंड्स कर्फ्यू था, जिसके अंदर आज उसकी जो समाप्ति थी, वो सुबह 5 बजे हो चुकी है। मगर अब आज फिर शायद दोबारा से डीडीएमए की बैठक होगी, उसके अंदर क्या सख्ती की जाएगी और कितनी राहत दी जाएगी जनता को, ये ज़रूर देखना होगा। मगर डीडीएमए की तरफ से लगातार जिस तरीके से मोर्चा संभाला गया दिल्ली सरकार के द्वारा भी, तो कहीं न कहीं बहुत काबिल तारीफ जरूर है। मगर लगातार ये भी कोशिश की जा रही है, आंकड़े और ज्यादा घटते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से आंकड़े घटे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, उससे कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को और डीडीएमए को काफी बड़ी राहत जरूर मिली है। मगर व्यापारी जो है वो कहीं न कहीं अभी तक नाराज है। मगर व्यापारी जो है ये भी चाहते हैं कि लगातार दिल्ली सरकार इस पे कंट्रोल करे और डीडीएमए के द्वारा कहीं न कहीं कंट्रोल होता हुआ नजर आए। मगर आने वाले दिनों के अंदर व्यापार जो है वो दोबारा से पटरी पर आ सके, ताकि उनकी जो घरों की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं दोबारा से सुचारू रूप से पटरी पर आ सके। मगर व्यापारी भी जो है वो कहीं न कहीं नाराज जरूर थे, मगर जिस तरीके से आंकड़े घटे हैं उससे कहीं न कहीं उनको भी थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने मोर्चा संभाला है, कोरोना के आंकड़े लगातार घटने लगे हैं, सच में खुशी की तो नहीं बात कह सकते, लेकिन एक राहत बड़ी खबर जरूर है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों पर दिल्ली सरकार ने मोर्चा संभाला है, सच में काबिल तारीफ है। फिलहाल अगली खबर की रुक कर लेते हैं। आपको बता दें कि पंजाब लोक कांग्रेस ने गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर चुनाव स्थगित करने की मांग की है और पंजाब लोक कांग्रेस ने 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर पंजाब में चुनाव एक सप्ताह के लिए स्थगित करने की मांग का समर्थन किया है। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को निर्धारित किए गए हैं। पंजाब के हजारों लोग हर साल गुरु रविदास जयंती के आसपास बनारस आते हैं और पार्टी महासचिव कमल सैनी ने भारत के चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा, चूंकि चुनाव गुरु रविदास जयंती से 2 दिन पहले होने हैं, तो वहीं आपको बता दें कि इसलिए कई मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करना है। तो वहीं आपको बता दें कि वे बनारस के लिए दूर होंगे और पीएलसी नेता ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए पंजाब के लिए तारीखों को फिर से निर्धारित करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा।
और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जिस तरीके से पीएलसी अब चुनावी मैदान में उतरी है, तो अब गुरु रविदास जयंती को लेकर उन्होंने एक अपील की है। अमित जी देखिए, अगर हम बात करें कि गुरु रविदास जयंती को देखते हुए सिर्फ अगर हम कहें कि पंजाब लोक कांग्रेस ने नहीं अकेले अपील की है, अगर हम कहें कि इस अपील की शुरुआत पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी या फिर कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई थी, जिसके बाद इसी के समर्थन में अगर हम कहेंगे बीजेपी की तरफ से भी एक चिट्ठी लिखी गई इलेक्शन कमीशन को, और अब फाइनली अगर हम कहेंगे पंजाब लोक कांग्रेस की तरफ से भी यही अपील की गई कि डेट्स को एक्सटेंड किया जाए। जी देखिए, आप सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि 3 अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने आपने जी। जी देखिए, जो एक्सटेंड किया गया वो डिमांड कर रहे हैं कि 16 जनवरी को रविदास जयंती, वहीं 14 को वोटिंग है, पर क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का जत्था जाता है यहाँ से, तो ऐसे में कई लोग होंगे जो अपने वोट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए दूर का ट्रैवल 2 दिन का समय वैसे ही लगता है, तो लोग अपनी आस्था को प्रायोरिटाइज, ये हमने हमेशा देखा है कि लोग अपनी आस्था को हमेशा ही प्रायोरिटाइज करते हैं। और अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इलेक्शन कमीशन से अपील की जा रही है कि ताकि लोग अपनी वोटिंग राइट और अपनी आस्था के बीच में ना चुने। उन्होंने बोला कि अगर इलेक्शंस को कुछ दिन डिले कर दिया जाता है तो लोग अपनी आस्था में भी अपने जा सकें, गुरु रविदास जयंती को मनाने जा सकें और उसके बाद आके वोट भी कर सकेंगे। तो एक तरह से सकते हैं कई फैक्टर्स भी कंसीडर किए जा रहे हैं। देखिए, अगर इलेक्शंस कुछ दिन डिले होते, क्योंकि देखिए अब पंजाब में इलेक्शन सेकंड फेज में हो रहे हैं, पर अगर उन्हें थर्ड फेज में भी कराया जाए तो कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। पर इस दौरान अगर हम कहें कि जो अपील की जा रही है कि जो 16 जनवरी की गुरु रविदास जयंती है, उसमें लोग जो पंजाब के भारी संख्या में लोग हैं वो जाके आ पाएंगे वापस और फिर उसके बाद वोटिंग कर पाएंगे। पर अगर इन डेट्स नहीं चेंज की जाती तो एक बड़ी संख्या में जो लोग जा रहे हैं वो लोग तो चले जाएंगे, पर पंजाब में वोटिंग पे जरूर इसका असर पड़ेगा। जी 16 को गुरु रविदास जयंती और 14 को पंजाब में चुनाव है, तो इससे कितने मतदाताओं पर असर पड़ेगा? क्योंकि गुरु रविदास जयंती पर लोग बनारस जाएंगे और फिर वो वोटिंग कैसे कर पाएंगे? अमित कुमार ये देखिए, यही एक बात हो रही है कि लोगों के ऊपर डिसीजंस है। देखिए, हम सीधे तौर पे जो कांग्रेस का कहें या बीजेपी का कहें फिर पंजाब लोग सब कह रहे हैं कि जो रिजल्ट काउंट है वो 10 मार्च को होना है। अगर इलेक्शंस में डिले होता है, अगर हम कहें वोटिंग में डिले होता है, तो कोई मेजर चेंज नहीं पड़ेगा। वो कुछ दिन का ही डिले मांग रहे हैं, कोई मेजर चेंज, डेट चेंज नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने 14 से अगर 18 भी कर दी जाती है तो वो भी सफिशिएंट होगा। एक मेजर या हम कहें माइनर चेंज की मांग करें, पर अगर ये डेट चेंज नहीं होता तो एक मेजर चंक जैसे हम कर रहे हैं कि काफी बड़ा हिस्सा पंजाब का यहाँ से बाहर जाता है, पंजाब से बाहर जाता है गुरु रविदास जयंती मनाने। उस दौरान अगर हम कहें कि जैसे हमें बताया जा रहा है पार्टी के 10 से 15% वोटर्स का फर्क पड़ेगा, तो 10 से 15, अगर आप देखिए पिछले साल के आंकड़ों को कंसिडर करें तो 60% के करीब कुछ वोटिंग हुई थी, और उसमें अगर 10 से 15% के करीब लोग नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फर्क, मतलब कि सीधे तौर पे कह सकता हूँ कि 1/6 अगर पॉपुलेशन वोट नहीं करेगी, ये तो मैं नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली वोटिंग में से ही जो अगर हम कहेंगे 15% लोग जाएंगे, पर कहने के लिए जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि लगभग 15% वोट शेयर कम हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एक मेजर चंक है, पर इस एक फैक्टर को शायद इलेक्शन कमीशन भी कंसिडर कर सकता है। खैर, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अपील कर दी गई है, अपनी तरफ से चिट्ठियां भी लिख दी गई है, मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने लिखी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बीजेपी की तरफ से सुभाष शर्मा ने, जो उनके जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने लिखी है, और वही पंजाब लोक कांग्रेस की तरफ से भी अपील कर दी गई है इलेक्शन कमीशन को। तो अब ये देखना होगा क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई संज्ञान लेता है या फिर जो डिसीजन है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। जी अमित, देखिए पंजाब में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनावी माहौल है, तो हर कोई वोटरों को साधने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि वोटरों को साधने की ये भी एक चाल हो सकती है? अमित देखिए, इसको हम सीधे तौर पे कहें वोट से अब जरूर जोड़ेंगे। तो देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उन्होंने तो अपने हिसाब से डेट अप्रोप्रिएशंस देखी होंगी, पर पॉलिटिकल पार्टीज हर एक फैक्टर देख रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ये चीज जरूर कंसिडर कर रही है कि पंजाब के लोग हैं वो काफी आस्था भाव के होते हैं, वो जरूर जाएंगे। तो ऐसे में उनको भी अगर वो ये सवाल नहीं खड़ा करते, अगर ये अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखेंगे, तो लोगों में ये होगा कि आपने ट्राई भी नहीं किया है। अगर डेट चेंज हो जाती है तो लोगों में ऑफकोर्स एक अच्छी भावना रहेगी कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज ने डेट एक्सटेंड कराई ताकि वो सवाल पूछ सके, ताकि वो अपने आस्था के लिए अपने जा सके। अगर ये चीज नहीं उठाई जाती तो उन पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता कि वोट शेयर में पहले ही लोग जा रहे हैं, पर जो लोग वोटिंग करने के लिए रुके हैं वो जरूर बोलते हैं कि एटलीस्ट कोशिश तो करते, पर अब अगर कोशिश की है तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं गुड विल इंप्रेशन जरूर लोगों में रहने वाला है। जी अगर देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अगर डेट निर्धारित की है, कुछ ना कुछ सोच के ही निर्धारित की होगी, और उसके बाद ये तमाम तरीके के
जो अपील की जा रही है, इस पर लगता है आपको कि क्या इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगी और पूरी सब कुछ चेंज की जाएगी डेट? क्योंकि ये मर्ज कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन, जो दूसरे चरण का चुनाव है वो तीसरे चरण में हो जाए, सीधे दूसरे चरण को स्किप करके। देखिए, ये एक अपील की गई है, एग्जैक्ट डेट किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बोली है। उन्होंने तीसरा में बोला कि ये चीज कंसिडर करें, क्योंकि अगर हम मुख्यमंत्री चन्नी की बात करते हैं तो उन्होंने 20 लाख इसकी वोट सीधी तरह से कहा है कि 20 लाख के करीब पंजाब से लोग वाराणसी उत्तर प्रदेश जाएंगे, तो एक मेजर चंक है, जैसे एक मेजर चंक पंजाब का वहां जाएगा जो वोट शेयर पे काफी असर पा सकता है। इसलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी से अपील है, पॉलिटिकल पार्टी ने सीधे तौर पर कहा कि अपने हिसाब से डेट कंसिडर कर लीजिए, आप हमारा फैक्टर भी ना कंसिडर करें। पर उनसे मेजर अपील है कि 16 के कुछ दिन बाद की अपील की जा रही है कि 16 तारीख के बाद से लोग वापस आ जाएंगे। पर सवाल ये है कि क्या ये फैक्टर कंसिडर होगा, क्योंकि अपनी तरफ से आंकड़े जरूर दिए गए हैं, पर जैसे आपने खुद कहा, इलेक्शन कमीशन ने डेट डिसाइड करते हुए हर एक फैक्टर कंसिडर किया होगा। माहौल, त्योहार, हर एक चीज कंसिडर की जाती है इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में पता है कि इनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियन, अगर उनके पॉलिटिशियंस के हिसाब से आम जनता पर भी रहता है, क्योंकि वो भी अपने त्योहार देख के ही वोटिंग अपने राइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज हमें जरूर देखनी होगी कि क्या इलेक्शन कमीशन डेट एक्सटेंड करता है, क्योंकि अगर हम अभी बात करें तो दिन में गैप है कि 14 तारीख को वोटिंग है, तो वही 16 को रविदास जयंती है। तो आप देख सकते हैं कि अभी बीच में एक दिन का गैप है, पर क्या वो एक दिन का गैप सफिशिएंट होगा, ये काफी लोगों के लिए सवाल होता है। और शायद इसी चीज को देखते हुए बार बार पॉलिटिशियंस भी अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से पंजाब में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण 14 फरवरी को है और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से ये अपील की जा रही है कि चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि रविदास जयंती 16 फरवरी को है और उसको लेकर तमाम पार्टियां अपील कर रही हैं और वोटरों को इसके जरिए चुनावी स्टंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है। तो अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की, जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रसव पीड़ा से पीड़ित के मुताबिक अहमदनगर के ग्रामीण के सरकारी अस्पताल प्राथमिक आरोग्य केंद्र देवकली प्रवरा में डिलीवरी के लिए गई एक महिला को अस्पताल प्रशासन ने भर्ती करने से मना कर दिया। अस्पताल के इस लापरवाही भरे रवैये के चलते महिला ने अस्पताल के बाहर ही सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। और साथ ही आपको बता दें कि जब प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को लेकर उसका पति अस्पताल पहुंचा, तब डॉक्टरों ने कहा कि अभी डिलीवरी के लिए सही समय नहीं है और महिला के दर्द को देखते हुए पति ने बार बार डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन से महिला को भर्ती कर डिलीवरी करवाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी एक ना सुनी और अस्पताल प्रशासन की उदासीनता से परेशान होकर महिला जैसे अस्पताल से लेकर कुछ कदम की दूरी पर पहुंची तो वहीं सड़क पर उसकी डिलीवरी हो गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में प्रशासन की किस तरीके से पोल खुलती नजर आ रही है, शासन की स्वास्थ्य सुविधाओं की किस तरीके से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि शौचालय के पास एक महिला ने एक नवजात को जन्म दिया है और प्राथमिक आरोग्य केंद्र देवकली प्रवरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पति अपनी पत्नी को लेकर बार बार अस्पताल के चक्कर काटता रहा, तो वहीं डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया। तो वहीं शौचालय के पास महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। और इसी पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारा संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या है पूरा मामला, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए प्रीमियम जी, ये पहला मामला नहीं है जब किसी सरकारी हॉस्पिटल द्वारा इस तरह की लापरवाही का मामला सामने आया हो। महाराष्ट्र के अहमदनगर के देवकाली इलाके में जिस तरह से एक सरकारी हॉस्पिटल लड़वा इतनी बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जिसको देखकर यहाँ के स्थानिक जो रहवासी थे उन्होंने उसकी मदद की। फिलहाल जानकारी इस तरह की मिल रही है कि एक महिला और उसका पति जब हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए गया था, उस दौरान डॉक्टरों का एक कहना था कि अभी डिलीवरी का समय नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें वापस कर दिया गया। लेकिन जैसे ही महिला बाहर निकली उसके बाद रोड पर उसकी डिलीवरी हो जाती है, एक बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसे में महिला कराती रही, लेकिन सरकार की तरफ से नहीं, तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल है उनकी तरफ से कोई मदद नहीं की गई। हालांकि आरोप यह भी है कि जब वह लोग मिन्नतें कर रहे थे कि एक एम्बुलेंस तो कम से कम दे दो, लेकिन उसके बाद भी सरकारी हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे उन्होंने एम्बुलेंस भी नहीं मुहैया करवाया, बल्कि ये कहकर वापस कर दिया कि इनकी बॉडी में खून ही नहीं है। तो जाहिर तौर पर इतनी बड़ी लापरवाही
एक बार फिर से सरकारी हॉस्पिटल द्वारा देखी गई है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये प्रशासन और शासन की और साथ ही सरकार की भी पोल खोलती हुई नजर आ रही, किस तरीके से अस्पताल का काम होता है कि लोगों की परेशानियों को दूर करना, उनके दुख का निवारण करना, और किस तरीके से धुतकार कर भगा दिया जाता है, तो कितनी बड़ी लापरवाही है ये स्वास्थ्य विभाग की। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से डरते हैं, कतराते हैं, क्योंकि वहां जो सिस्टम होता है वो शायद सही नहीं होता। क्योंकि एक बार अगर कोई भर्ती हो जाता है तो उनकी देखरेख की लापरवाही की जाती है, उन्हें सही समय पे दवाइयां नहीं दी जाती है, उन्हें सही समय पे इलाज नहीं किया जाता। इसी वजह से लोग जो है ऐसे हॉस्पिटलों से कतराते हैं। ऐसे में जिस तरह से अहमदनगर का यह मामला है, बेहद चौंकाने वाला मामला। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारी देर शाम बात जब हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले का संज्ञान हम ले रहे हैं और दोषियों के ऊपर सख्त से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह बात का मामला हो जाता है जब घटनाएं हो जाती है, उसके बाद अधिकारी ये कह देते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उस बच्चे का क्या दोष था जिसको रोड पे जो है जन्माया गया है, यानी कि लापरवाही की गई सीधे तौर पर। डॉक्टरों ने चेक भी नहीं किया, जबकि यह कह के वापस कर दिया कि महिला के बॉडी में खून ही नहीं है। तो जाहिर तौर पर अगर उसको एडमिट करते, भर्ती करते या जांच करते कि महिला योग्य है या अयोग्य है, डिलीवरी का समय हुआ या नहीं, जबकि महिला उस वक्त प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, ऐसा कहना वहां के स्थानीय निवासियों का। इस पूरे मामले में स्थानीय निवासियों की जो तमाम महिलाएं थी उन्होंने मदद किया, रास्ते पर उस बच्चे की डिलीवरी करवाई, ऑटो रिक्शा लाया, उसके बाद उनको घर तक पहुंचाया। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में कोई भी बच्चा नहीं दिया गया, नहीं कोई कार्रवाई की गई। तो जाहिर तौर पर बड़ा मामला है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सत्यप्रकाश, देखिए किस तरीके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है। एक तरफ महिला दर्द से तड़पती रही और दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। यहाँ की जब वो पति पहुंचा तो उसके बावजूद उसे वहां से भगा दिया गया कि जब समय हो जाएगा। कम से कम अगर इतना ही दर्द था तो उसे भर्ती तो करना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए वहां के स्थानीय निवासियों का ऐसा कहना है कि पति और पत्नी दोनों दर्द से कड़ा रहे थे और अस्पताल प्रशासन के सामने मिन्नतें कर रहे थे कि साहब एक बार चेक तो कर लीजिए। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने उस महिला को अंदर तक नहीं लिया, उसे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करवाई, दवाइयों की व्यवस्था नहीं करवाई, एक नर्स भेजकर जांच तक नहीं करवाई। तो तमाम आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ये आरोप इतना गंभीर है जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में सीधे तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से हॉस्पिटल द्वारा उस महिला को बाहर भेजने की प्रयास की जा रही है। हालांकि वो लोग तमाम मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन उसकी मिन्नतें सुनकर हॉस्पिटल प्रशासन की नींद नहीं जागी। लेकिन आजू बाजू से लोगों ने उसकी मदद की और मदद के फलस्वरूप उस बच्चे को जन्म दिया गया और उसे घर वापस सही सलामत भेज दिया गया। लेकिन अब तक हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में कोई न तो सफाई दी गई, न तो कोई गलतियों को माना गया। हालांकि सरकारी यंत्रणा ये कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाए। तो जाहिर तौर पर यह हर बार की बात होती है कि जब कोई गलतियां हो जाती है तब सरकारी प्रशासन ने कह देते हैं कि हम देख लेंगे, कार्रवाई कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो तमाम चीजें वो बात की बात है, लेकिन ये कहने के मानवता को शर्मसार करने वाली बात। प्रकाश, एक तरीके से अगर माना जाए तो उस महिला की जान को बिल्कुल अस्पताल प्रशासन ने दांव पर लगा दिया था। तो ऐसे में उद्धव सरकार के जो वादे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो वादे हैं, वो कैसे उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही। हो सकता हो उद्धव सरकार की मंशाएं साफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के नुमाइंदे उन पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। सत्यप्रकाश, बिल्कुल, देखिए जब भी कोई हॉस्पिटल में जाता है सबसे बड़ी बात कि वहां जुगाड़ लगाने की व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले बिना जुगाड़ के आप सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकते। अगर एडमिट हो गए तो वहां इलाज सही से नहीं होता, इलाज भी होने लगा तो पैसे की बात आ जाती है। तमाम जो दवाइयां लिखते हैं वो बाहर से लिख देते हैं। जांच की बात आती है तो जांच में कह देते हैं कि हमारे पास जांच व्यवस्था नहीं, आप बाहर से करवा के आओ, क्योंकि प्राइवेट से उनका टाइप रहता है। तो तमाम आरोप जो है हर बार सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर लगते हैं। अब ऐसे में एक बार जब अहमदनगर के सरकारी हॉस्पिटल का लगा तो जाहिर तौर सरकार को इस पे जागना चाहिए, सरकार को इस पे जांच करना चाहिए और ऐसे कड़े निर्देश देना चाहिए कि अगर कोई भी शख्स आता है तो तत्काल प्रभाव में उसका इलाज और जांच होनी चाहिए और बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि डॉक्टरों को और प्रशासनिक अधिकारियों को परसेंटेज मिलता है, इस वजह से उन्हें जो है इस तरह की व्यवस्थाएं दरकिनार की जाती है। हालांकि यह भी कई बार देखा जाता है कि जो बड़े लोग आते हैं उन्हें पता होता है कि वो सारी चीजें व्यवस्था अपना खुद बाहर से कर सकते हैं, तो उन्हें भर्ती कर ली जाती है। तो तमाम आरोप है जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए। सत्यप्रकाश, ये पूरा मामला देवकली प्रवरा का बताया जा रहा है। क्या इससे पहले भी यहाँ पर इस तरीके की कोई घटना सामने आई और इसमें
क्या कुछ कार्रवाई की गई थी अगर इससे पहले कोई घटना सामने है? हम आपसे जानना चाहेंगे सत्य प्रकाश। बिल्कुल, देखिए वहां के स्थानिक लोगों का आरोप है कि इस तरह की घटनाएं लगभग बार बार होती है, क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, कभी यहाँ डॉक्टर ही नहीं रहते, कभी नर्सेस नहीं रहती, व्यवस्थाएं नहीं रहती है। ऐसे में जब कोई अचानक आ जाता है तो इसी तरह के बहानेबाजी करके यह लोग जो है मरीजों को जो है बाहर भगा देते हैं। तो यह पूरा मामला पहला नहीं है, बल्कि इसके पहले भी कई घटनाएं इसकी हुई है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से महिला दर्द से तड़पती रही और उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।